आदाब व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है ड्राफ्टिंग ए सिविल सूट। बेसिकली ये उन लॉयर्स के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की हो, या उन वकला के लिए जो अपने सीनियर से जुदा होके अलग से अपना काम करना चाहते हैं। जहां तक ड्राफ्टिंग ए सिविल सूट का मामला है, एक सूट को ड्राफ्ट करना बहुत अहम और इम्पोर्टेंट मसला होता है। क्या एक केस को जीता जाए या हारा जाए, ये मेरे हिसाब से दारोमदार करता है कि आपने किस तरह अपने सूट को ड्राफ्ट किया है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये सोचना है, जब आपके पास आपका क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा, उसकी प्रॉब्लम को आप बगौर सुनेंगे और इस दौरान आप सिर्फ आप और आपका क्लाइंट आपके चैम्बर में या आपके ऑफिस में होगा। जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाएगा, इस दौरान आपके जहन में जो भी सवालात उभरेंगे, चाहे वो कानूनी नवीयत के सवालात हों या वाक़ाती नवीयत के सवालात हों, आप इनके जवाब फिर अपने क्लाइंट से ले लेंगे। तमाम या पूरी प्रॉब्लम सुनने के बाद जो वाक़ाती नवीयत के या फैक्चुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड मामलात हो या सवालात हो, आप उनके जवाबात अपने मुवक्किल से, अपने क्लाइंट से ले लेंगे। अलबत्ता जो कि कानूनी नवीयत के मामलात हो, यहाँ पर यह ज़रूरी है कि वो आपको खुद जानना है, खुद सोचना है, खुद ढूंढना है किताबों में। अब जब ये सिलसिला मुकम्मल हुआ, आपके क्लाइंट ने आपको तमाम अपनी स्टोरी सुनाई, आपकी ग्रीवेंस आपको सुनाई, उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग से पहले आपके पास 4 किताबें होनी चाहिए जो मेरे हिसाब से जरूरी है। नंबर 1 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नंबर 2 लिमिटेशन एक्ट, नंबर 3 सूट वैल्यूएशन एक्ट, नंबर 4 कोड फीस एक्ट। जहां तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ताल्लुक है, इससे आपको पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम आपके क्लाइंट ने, आपके मुवक्किल ने आपके पास रखी, अब उसका हल क्या होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आपको 2 बातें पता चल जाएंगी। नंबर ये कि जो प्रॉब्लम आपके क्लाइंट ने आपको बता दी, whether that is legally recognized and whether that is enforceable in the eyes of law. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गोया कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि आपको अब क्या करना है, आपके लिए कौन सा मामला है और इसका हल कहां पर है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एक्ट है जो हर एक वकील के पास होना चाहिए। उसके बाद जब आप अपना केस ड्राफ्ट कर ले बैठेंगे, उसमें आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि आपका जो सूट है वो लिमिटेशन से बाहर तो नहीं है, यानी जो वक्त मियाद है या लिमिटेशन एक्ट है, उससे आपका दावा जो है, जो अब अदालत में आप दायर करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, आया वो बाढ़ पे लिमिटेशन एक्ट तो नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ये दावा है, इसमें आपको कितना फीस कोर्ट को देना पड़ेगा, जिसको कोर्ट फीस कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने इम्प्रॉपरली अपने सूट को वैल्यू किया होगा, तो इस बिना पर आपका केस अदालत में खारिज भी हो सकता है। इसके बाद आपको देखना है कि आप किस अदालत में जाएंगे अपना मामला लेके, यानी जुरिसडिक्शन का जो मामला है, किस अदालत को ये अख्तियार हासिल है, अख्तियार समात हासिल है, जहां पर आप अपना दावा पेश कर लेंगे। ये 3-4 किताबें आपको मलहूज़ नजर रखनी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ए सिविल सूट। अब जब आप अपना दावा लिखने बैठेंगे, या अपने स्टेनोग्राफर से आप लिखवाएंगे या खुद लिख लेंगे, सबसे पहले आपको अपने इस दावे में सबसे पहले आएगी हेडिंग, कोर्ट, जिस कोर्ट में आप ये दावा पेश करना चाहते हैं या दायर करना चाहते हैं। उसके बाद
पार्टीज का नाम आएगा, दावा करने वाले का जिसको मुद्दी कहते हैं उसका नाम आएगा पहले, उसके बाद आएगा उस शख्स के खिलाफ जिसको मुदालम कहते हैं या डिफेंडेंट कहते हैं उसका नाम आएगा। उसके बाद आपको 3-4 और बातें जरूरी अपने जहन में रखनी पड़ेंगी जो कि आपको अपने दावे में बिल तरतीब लानी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने दावे में ये लिखना पड़ेगा कि आपकी लोकस स्टैंड क्या है, यानी आप किस हैसियत से ये दावा पेश करना चाहते हैं। गोया कि आपको ये लिखना है जरूरी अपने दावे में कि आप जिस चीज पे आप मुकदमा दायर करना चाहते हैं आप उससे किस तरह रिलेटेड है या किस तरह आप अफेक्टेड है या आपकी ग्रीवेंस क्या है। ये हुआ एक मसला। दूसरा जो अहम मसला है वो आपको अपने दावे में जो है बिनाई दावा शामिल करना है, यानी कॉज ऑफ एक्शन। ऐसी कौन सी एक्टिविटी रही है डिफेंडेंट्स की जानिब से या मुदालिम की जानिब से जिसने आपको ये दावा दायर करने के लिए अदालत में मजबूर किया है, उसको कहते हैं बिनाई दावा। एक्चुअल में ये वो इल्लत होती है या वजह होती है, मौजूब होती है जिसके बिना पे आप अदालत में अपना मुकदमा दायर करना चाहते हैं। तीसरी बात जो आपको अदालत में जरूरी मेंशन करनी होगी या लिखनी होगी या जहन में रखनी होगी एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ सूट, वो है जुरिडिक्शन का मामला। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस अदालत में अपना मुकदमा दायर करना चाहते हैं कि उस अदालत का जो दायरा इख्तियार है आपका दावा उसमें ना आता हो। इस बिना पे भी कई मरतबा आपका दावा अदालत से खारिज किया जा सकता है या आपको रिटर्न किया जा सकता है फॉर वांट ऑफ जुरिडिक्शन। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपका जो मामला है वो किस अदालत में पेश करना है। अगर आप श्योर हैं कि यही वो अदालत है जहां पर आपको अपना दावा मुकदमा जो है या आपका दावा जो है वो। चौथा और अहम जो अब मसला है जो आपको अपने दावे में लिखना पड़ेगा वो है कोर्ट फीस। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका दावा है उसका वैल्यू क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिलीफ यू आर प्रेइंग फॉर। आप किस तरह का आप प्रेयर अपने दावा में करते हैं उस पर यह दारोमदार करता है कि आपको अपना सूट किस तरह वैल्यू करना है। जब आप अपने सूट को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आप वैल्यू कर देंगे उस हिसाब से आपको कोर्ट फीस एक्ट के मुताबिक आपको कंसर्न या फिक्स्ड या वट एवर विल बी द रिक्विजिट कोर्ट फीस आपको वो अदा करना पड़ेगा। ये बहुत ही अहम मसला है। कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अपने सूट को प्रॉपरली वैल्यू ना किया होगा और रिक्विजिट कोर्ट फीस जो है वो दाखिल ना किया हो, इस बिना पे ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड आपका दावा खारिज भी किया जा सकता है। इसके बाद आएगा सबसे आखिर में जो दावा जो होगा आपका जो आपका मुकदमा होगा या आपकी प्लीडिंग्स होंगी, प्लेट होगी, उसके आखिर में आपको अपना प्रेयर लिखना पड़ेगा। प्रेयर में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप अब क्या चाहते हैं अदालत से। जो आपने अपना मामला जो है अदालत के सामने रखा उसमें आपने अपने तमाम जो हकायत हैं या जो वाकती एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने पेश किया। अब आप क्या चाहते हैं अदालत से, उसको कहते हैं प्रेयर। ये एक प्लेंट के आखिर में आता है। प्रेयर करते वक्त आपको होशियार रहना चाहिए कि जो चीज आपको मांगनी चाहिए आप वही मांगते हैं। अगर आप मांगने से रह जाएंगे यानी वो प्रेयर आप नहीं मांगेंगे जो आपको मांगना चाहिए था, तो अदालत आपको वो रिलीफ नहीं दे सकती है। यहां पर इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो चीज आपने अपने दावे में ना लिखी हो वो आप मांग भी नहीं सकते हैं। अगर आपने अपने दावे में ये लिखा गया है कि आपको किसी पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड से डिस्पोजेस किया गया हो, तो यहां पर जरूरी बनता है कि आपके प्रेयर में ये क्लाज हो कि आप अदालत से प्रे करेंगे कि आपको वापस वो पैच ऑफ लैंड रिकवर किया जाए। अगर आप ये नहीं लिख लेंगे, भूल जाएंगे या इसमें कुछ गलती कर लोगे, तब जाके अदालत के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपको ये प्रेयर भी
दे दें जो आपको अदरवाइज मांगना चाहिए था। तो ये रहा हमारा आज का मौजू, जो बहुत ही अहम है। व्यूअर्स, आपसे अब यही गुजारिश रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे इस पोस्ट को आप लाइक कर देंगे और इसको शेयर कर देंगे, कमेंट जरूर कर लेंगे और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में आपको नोटिफाई किया जाएगा। आदाब व्यूअर्स।